मैं डॉक्टर हितेश कुमार पुनः एक नए वीडियो के साथ आज उपस्थित हूं। इतिहास के लेक्चर नंबर 2 में आज मैं बिंदुसार को एक्सप्लेन करूंगा। बिंदुसार को कैसे पढ़ा जाए, किस पॉइंट पे फोकस किया जाए, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सामान्यतः टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी या अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों में बिंदुसार से संबंधित साक्ष्यों का घोर अभाव है। मूल रूप से बिंदुसार को जानने के लिए दिव्यावदान, महावंश और चंद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख के अलावा कुछ विदेशी वृत्तांत या यूं समझ ले यात्रा वृत्तांत, वैसे विदेशी यात्री जो भारत की यात्रा की या यूनानी इतिहासकार के द्वारा जो लेख मिले उनसे ही हमें बिंदुसार के बारे में व्याख्या की। सामान्यतः जब आप मौर्य वंश का अध्ययन करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में आपको पर्याप्त मात्रा में तथ्यों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बिंदुसार के साथ ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बिंदुसार है कौन? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। प्रश्न ये उठता है कि बिंदुसार का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। कई इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन दो मान्य मत है जिसे यह बताया जा सकता है कि बिंदुसार का अर्थ क्या होता है। बिंदुसार का एक शाब्दिक अर्थ बिंदु की शक्ति अर्थात किसी रस की शक्ति है, लेकिन दूसरी अनुश्रुति के अनुसार बिंदुसार की मां दुर्धरा जब गर्भवती हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य की यूनानी पत्नी हेलेना के द्वारा उन्हें विष दे दिया गया। ऐसी परिस्थिति में दुर्धरा बीमार पड़ गई। उनके जीवन बचाना ही एक गंभीर समस्या थी। ऐसी परिस्थिति में शल्य के माध्यम से गर्भ में पल रहे अबोध बालक को बाहर निकाला गया, लेकिन इस क्रम में दुर्धरा नहीं रही। इस विष का असर यह हुआ कि बिंदुसार जो बालक का जन्म हुआ उसके मस्तिष्क पर एक काले रंग का धब्बा था, जिसके कारण दुर्धरा के इस पुत्र को बिंदुसार कहा। सामान्यतः बिंदुसार, जिनके पिता महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हैं तथा माता का नाम क्या है, दुर्धरा है। लेकिन यह जानने की काफी आवश्यकता है कि बिंदुसार को बौद्ध साहित्य के अनुसार 16 रानियां थी या 16 पत्नियां थी, जिनमें सबसे प्रमुख कौन थी? शुभदांगनी थी। इन्हीं से विश्व के इतिहास, भारत के इतिहास के संदर्भ में मैं नहीं बोल रहा हूं, विश्व इतिहास के संदर्भ में बोल रहा हूं। विश्व के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ महान शासक अशोक का प्रादुर्भाव हुआ। अशोक की तुलना सामान्यतः इतिहासकारों के द्वारा सीजर से की जाती है, कई महान शासक से की जाती है, लेकिन अशोक की तुलना किसी भी शासक से नहीं। वे निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ। परीक्षा की नजर में आपसे कई ऐसे डिफिकल्ट प्रश्न पूछे जाएंगे
जो बिंदुसार के नाम से संबंधित है या उपाधि से संबंधित है। इस पोर्शन से परीक्षा में लगातार प्रश्न आए। हल्के फुल्की किताब जब आप गाइड से पढ़ेंगे तो 2-3 पॉइंट आपको उपलब्ध होगा, शेष पॉइंट उपलब्ध होने की संभावना काफी कम है। प्रत्येक छात्र को क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने का हक है। आप अपने शिक्षक पे दबाव बनाएं, उन्हें पढ़ने को मजबूर करें और उन्हें अच्छे मैटर उपलब्ध कराने के लिए दबाव बनाएं। अन्यथा धाक के 3 पाठ बिंदुसार पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, कोई भी विषय पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन परीक्षा के लिए वह काफी ज्यादा लाभकारी नहीं है। बिंदुसार जिन्हें विभिन्न नाम से जाना जाता है, यूनानी ग्रंथ में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो अमित्र केटे के नाम से जाना। सामान्यतः लड़के या पढ़ने वाले छात्र एक ही नाम पे काम करते हैं जिस नाम का अर्थ अमित्र घात, लेकिन ऐसे नहीं करना है, आपको टोटल को फोकस करना है। यूनानी साहित्य में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो अमित्र केटे के नाम से जाना जाता है। और संस्कृत ग्रंथ में बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अमित्र घाट के नाम से संबोधित किया गया है। ये अधिकांश छात्र जानते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का विनाश करने वाला। लेकिन किस इतिहासकार ने यह स्पष्ट किया कि संस्कृत ग्रंथ में उल्लेख अमित्र घात ही बिंदुसार है? तो वो इतिहासकार का नाम क्या है? तो फ्लिट है। फ्लिट कौन है? एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, इतिहासकार है, जिन्होंने अमित्र घात के अर्थ को बताया कि इसका अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। ठीक उसी प्रकार एथेनियस एक विदेशी यात्री और इतिहासकार थे। उन्होंने बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया? तो बिंदुसार को अमित्र चट्टम के नाम से संबोधित किया। सामान्यतः ये ऐसे बिंदु आपको जल्दी उपलब्ध नहीं हो। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध इतिहासकार स्ट्रोबो, ये काफी हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रोबो ने बिंदुसार के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो आलिट्रानस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो स्ट्रोबो ने किया। लेकिन प्रसिद्ध ग्रंथ राजबल्ली कथे के अनुसार बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? तो सीमसेन के नाम से जाना जाता था, या सिंह सेन के साथ। कभी कभी सीम सेन देगा और कभी कभी किस नाम से देगा? सिंह सेन के नाम से देगा। चीनी साहित्य में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो बिंदुपाल के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः जो कुशाग्र छात्र हैं, जो आप लोग की तरह पढ़ने में काफी ज्यादा मेधावी हैं, उन्हें पता है कि चीनी साहित्य में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो बिंदुपाल। लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न की संरचना आ रही है, उसमें आपको झटके लगने की भी संभावना हो सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस चीनी इतिहासकार ने बिंदुसार को बिंदुपाल कहा था? जब ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो इसे बताने वाले छात्रों की संख्या नगण्य के बराबर होगी। और ऑनलाइन के शिक्षक भी ऐसे प्रश्न पे नहीं जाते, क्योंकि उनकी वो मार्केटिंग पॉलिसी। तो उनके मार्केटिंग पॉलिसी के जाल में ना फंसिए और टेक्स्ट बुक पे फोकस कीजिए। किस चीनी यात्री ने बिंदुसार को बिंदुपाल कहा? तो उनका नाम क्या था? फाधेन चुलिन। जब ऐसे नाम आपको याद नहीं हो तो आप चुलिन को फोकस कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी व्यक्ति के नाम का जो अंतिम भाग होता है वो अवश्य रहेगा, प्रारंभिक भाग रहे या नहीं रहे। तो इसका अंतिम भाग क्या है चीनी यात्री का? चुलिन। तो किस इतिहासकार ने बिंदुसार को
बिंदुपाल कहा था चीनी इतिहासकार ने, तो उनका नाम क्या था? फा-ध्यान-चुनी था। लेकिन परीक्षा के लिए अगला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो भद्रसार के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ वरियार के नाम से भी, वरिसार के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, कई पुराणों में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? नंदसार के नाम से जाना जाता है। लेकिन वायु पुराण का ही भाग है, तो कभी कभी परीक्षा में आपसे केवल पुराण का उल्लेख मिलेगा और पूछा जाएगा कि पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है, नंदसार के नाम से भी जाना जाता है और वारिसार के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे तथ्य पे फोकस करने की लगातार आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जैन ग्रंथ, सामान्यतः बिंदुसार की अधिकांश जानकारी हमें किस साहित्य अर्थात किस ग्रंथ से मिलती है? तो जैन ग्रंथ से मिलती है। तो जैन ग्रंथ में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंह सेन के नाम से जाना जाता है। जब भी आप किसी जैन मंदिर में जाएंगे तो आपको सिंह का फोटो काफी ज्यादा मिलेगा, काफी ज्यादा मिलेगा। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आगम के नाम से जाना जाता है और कई जैन साहित्य में बिंदुसार के बारे में कई प्रामाणिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैन धर्म से संबंधित 2 धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहला आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया और दूसरा आयोजन किस शहर में किया गया? तो वल्लभी में किया गया। महात्मा गांधी का अनशन, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, महात्मा गांधी का अनशन किस धर्म से प्रभावित है? तो जैन धर्म से। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस विधि से हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जैन धर्म के कायाकल्प विधि, जिसे हम संलेखना विधि के नाम से जानते हैं, उस विधि से हुई। जैन धर्म दुनिया का पहला ऐसा धर्म है जिसमें कृषि पे प्रतिबंध है। यह धर्म के लोग कृषि का काम नहीं करते। उनका मानना है कि कृषि करने के क्रम में भूमि के कई जीव की मृत्यु हो जाती है। स्वतः जैन धर्म में कृषि के प्रतिबंध। अगला जो पॉइंट है वो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, बिंदुसार और विद्रोह। सामान्यतः बिंदुसार जो थे वो लगातार अस्थिर रहते थे। मानसिक रूप से वो हमेशा विपरीत परिस्थिति में रहते थे, क्योंकि राजमाता हेलेना, हम उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में हेलेना के दूसरे नाम को भेजें। हेलेना को और किस नाम से जाना जाता है, यह आप सभी छात्र मैसेज करेंगे। मोबाइल का प्रयोग पढ़ाई के संदर्भ में काफी बेहतरीन रूप से किया जा सकता है और अपने ज्ञान के अर्जन को बढ़ाया जा सकता है। मोबाइल एक बारूद के समान है, जिसके माध्यम से आप खाना तो पका सकते हैं, कोयले के खादान में विस्फोट कर सकते हैं, लेकिन जब उसका दुरुपयोग करेंगे तो आपकी बौद्धिक क्षमता का विनाश हो। बहुत सारे छात्र मोबाइल के बिना जीवन को अधूरा मानते हैं। इस विचारधारा को त्यागने की नितांत आवश्यकता है। मोबाइल के द्वारा आप सफलता में काफी महत्वपूर्ण योगदान रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मोबाइल का समुचित ढंग से प्रयोग करने की आवश्यकता है। बिंदुसार और तक्षशिला, इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि तक्षशिला से 3 क्वेश्चन आते हैं। दूसरे लेक्चर में मैं बता रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी है,
गंधार कला का मुख्य केंद्र कहां था? गंधार कला का मुख्य केंद्र कहां था? तो इसी तक्षशिला में था। लेकिन तक्षशिला में विद्रोह हुआ, ये अधिकांश छात्र जानते। लेकिन किस ग्रंथ से यह स्पष्ट होता है कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ था? तो दिव्यावदान में इस बात का उल्लेख है कि तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। इस तथ्य को समझना है। पहले विद्रोह को सुसीम के द्वारा दबाने का प्रयास किया गया और उसमें हल्की फुल्की सफलता मिली। लेकिन जो दूसरा विद्रोह हुआ, यह विद्रोह अशोक के व्यक्तित्व में 4 चांद लगा दिया। अर्थात सम्राट बनने के दौर में अशोक सुसीम को, जस्टिन को और जितने भी राजकुमार थे उन्हें पीछा छोड़ दिया और निर्विवाद रूप से भावी सम्राट के रेस में सबसे आगे कौन आ गए? तो अशोक आ गए। सामान्यतः तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ उस समय वहां के गवर्नर कौन थे? सुसीम सेन। ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं केवल पर्सनालिटी को कर रहा हूं, बिंदुसार को कर रहा हूं। अगला जो लाइव क्लास होगा उसमें मैं अशोक को करूंगा। लेकिन हमको लगता है कि अशोक के लाइव क्लास को 3 भाग में हमको बांटना पड़ेगा। उसके उपरांत मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को फोकस करना पड़ेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जिससे लगातार परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। सामान्यतः इसमें प्रशासन से संबंधित जानकारी आपको ना मिलेगी, चंद्रगुप्त मौर्य में भी प्रशासन से संबंधित जानकारी ना मिलेगी। अधिकांश जानकारी के लिए अलग वीडियो का निर्माण किया जाएगा, जिसमें टोटल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित बातों का उल्लेख किया। सुसीम तक्षशिला का गवर्नर था और उसके द्वारा वहां की जनता को सताया जा रहा था। इसके फलस्वरूप जनता ने विद्रोह कर दिया। जब उनसे विद्रोह न दबा तो बिंदुसार के द्वारा अशोक को भेजा गया और अशोक ने पूर्ण रूपेण उसे दबा दिया, जिससे उसका पोजीशन मौर्य सम्राट में जितने भी राजकुमार थे उसमें सबसे आगे हो गया। लेकिन जब दूसरी बार विद्रोह हुआ था तो उस विद्रोह के समय बिंदुसार की मृत्यु हो गई। फलतः अशोक जो थे वो उस विद्रोह को दबाने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उन्हें सम्राट बनना था। तो दूसरी बार, लेकिन कई ग्रंथ में बताता है कि पहली विद्रोह को सुसीम के द्वारा दबाया गया और दूसरी विद्रोह को किसके द्वारा दबाया गया, यहाँ ध्यान देनी है। पहली विद्रोह को सुसीम के द्वारा दबाया गया और दूसरी विद्रोह को अशोक के द्वारा दबाया। यहाँ तथ्य ये है कि सफलतापूर्वक विद्रोह को किसने दबाया? तो अशोक ने दबाया। इसलिए मैंने लिखा पहली बार सफलतापूर्वक तक्षशिला के विद्रोह को किसने दबाया? तो अशोक। लेकिन सुसीम के समय में विद्रोह हुआ था, उनसे जब वो असफल हो गए तो यहां से इन्हें भेजा गया। कमेंट बॉक्स में जरूर आप आंसर करेंगे अशोक कहां का दबाया। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करेंगे। लेकिन जब हल्की फुल्की किताब पढ़ेंगे, लूसेंट पढ़ेंगे, तो उसमें इस बात का जिक्र होगा कि पहली विद्रोह को सुसीम ने दबाया और दूसरी विद्रोह को किसने दबाया? तो अशोक। सामान्यतः कंपटीशन में इस प्रश्न की जो संरचना है वो बदल जाएगी। ये सफलतापूर्वक शब्द आपको हल्की फुल्की किताब में नहीं मिलेगा। पूर्ण रूपेण इस विद्रोह को दबाने का श्रेय अशोक का था। और दूसरी बार विद्रोह जो भी, चूंकि यह दिव्यावदान बता रहा है कि अनुसार बिंदुसार के मृत्यु के कारण उसका दमन नहीं हो सका, क्योंकि सम्राट अशोक बन गए थे और सुसीम राजकुमार के दौर से, सम्राट के दौर से काफी दूर चले गए थे। अब आइए साम्राज्य विस्तार। बिंदुसार के समय साम्राज्य की स्थिति क्या थी? सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि चंद्रगुप्त के द्वारा जितने क्षेत्र को जीता गया उस तमाम क्षेत्र को अक्षुण्ण रखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बिंदुसार को। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जितने क्षेत्र को जीता गया था वो सारे क्षेत्र को बरकरार रखने का श्रेय चंद्रगुप्त बिंदुसार को दिया जाता है। यह बिंदुसार की सबसे बड़ी विशेषता है।
या उनके साम्राज्य विस्तार की सबसे बड़ी विशेषता। लेकिन कसक किस बात की थी? तो कसक इस बात की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो कलिंग का क्षेत्र भारत में मौर्य वंश से जुड़ा हुआ था, वो कलिंग का क्षेत्र बिंदुसार के समय क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य से अलग हो गया। यह परीक्षा की दृष्टि से, खासकर यूपीएससी बीपीएससी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार दक्षिण भारत को जीतने का श्रेय किस मौर्य सम्राट को दिया जाता है? तो बिंदुसार को दिया जाता है। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा, लामा शब्द का प्रयोग आता है, तारानाथ के अनुसार बिंदुसार के द्वारा 16 राज्य को जीता गया, अर्थात 16 राज्य का विजेता किसे माना जाता है? बिंदुसार। अब आइए बिंदुसार के धर्म। बिंदुसार का क्या धर्म था? स्वाभाविक तौर से जब बिंदुसार सम्राट बना तो वो किस धर्म को मानता था? तो हिंदू धर्म। लेकिन आगे चलकर वो किस धर्म को मानने लगा? तो आजीवक संप्रदाय को मानने लगा, अर्थात आजीवक संप्रदाय को मानने लगा। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की? आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला पॉइंट जो है बिंदुसार और वैदेशिक संबंध, इससे परीक्षा में लगातार क्वेश्चन आते हैं। एकदम हर संडे को कोई ना कोई क्वेश्चन इससे विदेशी संबंध से। बिंदुसार के कई विदेशों के साथ काफी मधुर संबंध थे, जिसमें विशेषकर यूनान, मिस्र और सीरिया नामक जो देश है उसके साथ बिंदुसार के संबंध कैसे थे? काफी मधुर हुआ करते थे। एथेनियस के अनुसार, एक प्रसिद्ध यूनान के इतिहासकार हैं, साथ ही साथ एस्ट्रोबो, यहां पे देखिए हम छोटा में लिखे हैं एस्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। उस राजदूत का नाम क्या था? डायमेकस। जब बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आता है, जब बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आता है तो बिंदुसार उससे 3 चीजों की मांग करता है। बिंदुसार उससे 3 चीजों की मांग करते हैं। वो 3 चीज क्या है? तो उस पर ध्यान देता है। मदिरा, यूनान का क्षेत्र भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आता है और सामान्यतः जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होते हैं वहां रसदार फलों की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जैसे अंगूर का उत्पादन। और सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का जो शराब बनता है वो किससे बनता है? तो अंगूर से बनता है। तो उन्होंने अंगूर की बनी मदिरा की डिमांड की। किसने की? बिंदुसार ने की। साथ ही साथ अंजीर नामक एक फल होता है जिसको ड्राई फ्रूट्स के श्रेणी में रखा जाता है, जो शरीर को काफी ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। तो अंजीर नामक फल की मांग की, और साथ ही साथ जो उनकी तीसरी मांग थी कि आप अपने दार्शनिक को भेजें। लेकिन दार्शनिक ये जरूरी नहीं है कि यह शब्द परीक्षा में आ जाए। दार्शनिक के साथ साथ जो शब्द परीक्षा में आ सकता है सोफिसिस्ट या शिक्षक। इन 3 चीजों की मांग की, लेकिन एंटियोकस के द्वारा 2 मांगों को देना स्वीकार कर दिया गया, लेकिन दार्शनिक को देने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि शिक्षक का कोई मूल्य नहीं होता है। उसने साफ कहा कि भैया हम लोग दार्शनिक को अर्थात सोफिसिस्ट को अर्थात शिक्षक को गिफ्ट नहीं कर सकते। शिक्षक के पास आपको आना होगा। शिक्षक के बारे में एक काफी सुंदर पंक्ति है, जहां रहेगा रोशन करेगा, जहां रहेगा रोशन करेगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। सबसे बड़े शिक्षक कौन होते हैं? तो घर की मां होती है। मां के ही द्वारा आपको सबसे पहले ज्ञान। लेकिन इस दौर में शिक्षक को बचाने की आवश्यकता है। परखिए
और परखने के बाद किसी शिक्षक से जुड़ने का प्रयास करें, अन्यथा अंधकार में भविष्य की ओर आपको ले जाने का ऐसे शिक्षकों के पास सुनहरा मौका। कभी भी बरसाती नदी शांत भाव से नहीं चल सकती है और बड़ी नदी हमेशा गंभीरता के साथ प्रभावित होती है। इसलिए जो काफी जानकार शिक्षक होंगे वे अधजल गगरी छलकर जाए को चरितार्थ नहीं करते, वो गंभीरता के साथ अपनी बात को रखेंगे। कई शिक्षक के ज्ञान के स्तर को देखकर मैं घबरा जाता हूं, उन्हें काफी पढ़ने के अवसर बच्चों को करते ढकेलने का काम। ठीक उसी तरह प्रसिद्ध इतिहासकार पीलनी बहुत इंपॉर्टेंट है के अनुसार मिस्र के शासक फिलाडेल्फस, यह काफी कंफ्यूजिंग लाइन है, फिलाडेल्फस जिनका दूसरा नाम क्या है टालमी द्वितीय, उन्होंने भी अपने राजदूत डियानीसियस को मौर्य दरबार में भेजा था। यह काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, इस पे काम करना है, इससे भी लगातार परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। अब आइए बिंदुसार के मंत्रिपरिषद। बिंदुसार का जो मंत्रिपरिषद था दिव्यादान के अनुसार उनमें मंत्रियों की संख्या कितनी थी, विद्वानों के समूह की संख्या कितनी थी, 500 थी। इसका प्रधान कौन था, खड्डा। यहां ध्यान देने की बात है, बिंदुसार के समय महामंत्री के पद पे कौन था, तो कठिन अर्थात चाणक्य हुआ करता था, जिनका एक मंत्री से विवाद हो गया। जल्दी यह तथ्य आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा। उस मंत्री का नाम क्या था, सुबंधु था। इस मंत्री से उनको विवाद हो गया और चाणक्य जो थे अपने वसूलों पे चलने वाले पक्के व्यक्ति थे। जब वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। जब वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उसी तरह चाणक्य जो थे अपने वसूल के पक्का थे। वैचारिक मतभेद होने के कारण वो बोले कि भैया मैं इस पद पे नहीं रहूंगा, और पुनः वो वन की तरफ प्रस्थान कर गए, तक्षशिला की तरफ प्रस्थान करके बहुत मान मनोबल के बाद पुनः उन्हें दरबार में लाया गया। लेकिन चंद्रगुप्त के बाद, चाणक्य के बाद फिर महामंत्री के पद पे बैठे तो राधा। अगला लाइन काफी कमाल का है। दिव्यादान के अनुसार बिंदुसार के दरबार में एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे, जिनका नाम क्या था, पिंगलवत्स। उस ज्योतिषाचार्य का नाम क्या था, पिंगलवत्स, जिसने भविष्यवाणी की थी जिसको 16 पत्नी हो और कुल संतानों की संख्या बिंदुसार को कितनी थी, तो 101 थी। समझ रहे हैं रहमान, पहले के राजा लोग कितने शादी करते थे। आजकल के दौर में एक पत्नी को रखना मुश्किल। तो ऐसी परिस्थिति में पिंगलवत्स के द्वारा यह भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई भरे दरबार में कि आपका पुत्र अशोक मौर्य वंश का भावी सम्राट बनेगा। यह भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई थी, पिंगलवत्स के द्वारा की गई थी, जो किस मत से संबंधित था, तो आजीवक मत से। ठीक है, अब आइए। लेकिन मैं शुरू में ही आपको बता दिया हूं कि बिंदुसार जो था वो अस्थिर चित्त का आदमी था। जब मां ही शत्रु हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में संतान क्या, वो समझ नहीं पा रहा था कि हेलना से कैसे डील किया जाए। हेलना चाहती थी कि उसका पुत्र जस्टिन, ये तो बहुत मेधावी छात्र है, जस्टिन सम्राट बने, और उसके लिए वो बार बार षड्यंत्र कर रही थी, जिससे बिंदुसार जो था वो काफी ज्यादा विचलित हो चुका था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था।
इसलिए उसको शासन उसन में मन नहीं लगता था, वो किसी तरह अपना शासन करता था। तो दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के सभी कार्यों का संचालन किसके द्वारा किया जाता था? तो चाणक्य के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता था? चाणक्य। एक प्रसिद्ध ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। सामान्यतः छात्र इस पुस्तक पर ध्यान नहीं देते हैं। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में बिंदुसार को क्या कहा गया है? धृष्ट कहा गया। धृष्ट का मतलब क्या होता है? साहसी। साथ ही साथ प्रगल्य कहा गया है। प्रगल्य का मतलब क्या होता है? वाक निपुणता, गुड कम्युनिकेटर, अच्छा बोलने वाला। साथ ही साथ क्या कहा गया है? प्रियवादी, स्वीट टंग का मलिका अर्थात मधुर भाषी कहा गया है। किस ग्रंथ में कहा गया है? आर्य मंजूश्री मूलकल्प में कहा गया है। साम्राज्य विस्तार की नजर में बस ये कहा जा सकता है कि अशोक का जो क्षेत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्षेत्र था उसको अक्षुण्ण रखने में बिंदुसार को सफलता मिली, लेकिन कलिंग का क्षेत्र उनके हाथ से निकल चुका था। सामान्यतः उनकी शासन की बहुत ज्यादा उपलब्धि नहीं है। तो ये रहे बिंदुसार, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सके तो इस लाइव क्लास को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीम में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने कमेंट को देंगे। सामान्यतः YouTube पर आपको ऐसे वीडियो काफी कम उपलब्ध होंगे। इन तमाम तथ्यों को आप शेयर करें और बार बार पढ़ें। जाते जाते दिल नाउम्मीद तो नहीं, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, लंबी है गम की शाम, लेकिन शाम ही तो है।